हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है 2021-22 का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी जो है समझे इस चीज़ को और जो है वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। 2021-22 में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो है पेपर में कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा गया था HCF के बारे में। सही विकल्प था HCF 91 और 21 का, और ऑप्शन था इसमें पहला 91, दूसरा ऑप्शन था इसमें 21, तीसरा ऑप्शन था इसमें 13 और चौथा ऑप्शन था इसमें 12। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। HCF का मतलब है कि अपने को ये देखना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों जो अंक हैं 91 और 21, इनमें से किसके पहाड़े में आती है। HCF का मतलब होता है कि ये जो डिजिट है ये किस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा ऐसा फैक्टर अपने को ढूंढना है जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो 91 के पहाड़े में 91 आता है लेकिन 21 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर 21 के पहाड़े में 21 आता है लेकिन 21 के पहाड़े में 91 नहीं आता, ये ऑप्शन भी राइट। 13 के पहाड़े में 91 आता है, 13 7 91, लेकिन 13 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, ये भी रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, बचा डी वाला 12। अब 12 के पहाड़े में ना तो 91 आता है ना 21 आता है, मतलब ये भी रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब अपन लोग ढूंढ लेते हैं कि वास्तव में इसका क्या होगा, तो इसका होगा 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में 91 आते हैं, 13 7 91, और 7 के पहाड़े में 21 भी आता है, 7 के 21, तो 7 वाला राइट। क्लियर, तो ऐसा उसने पूछा था। सेकंड ऑप्शन इसने पूछा था कि x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। पहला इसने दिया अद्वितीय, पहला ऑप्शन था अद्वितीय हल। दूसरा ऑप्शन था इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा ऑप्शन था इसका अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, और चौथा ऑप्शन था इसका 2 हल। ठीक है, तो इस टाइप से इसने पूछा था। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें कि पहले तो ये पता करना कि ये कौन सा हल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1 मान लो, x का गुणांक कितना 1, तो यहाँ 1, तो हमको क्या करना, x के गुणांक को बटे में लिखना है। तो यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है -3, तो 1 बटे -3। ठीक है, फिर आपको दूसरा लेना है y का गुणांक कितना 2, और यहाँ y का गुणांक -6, तो 2 बटे -6। अब इसका लास्ट वाले का जो अचर पद है यहाँ कितना है 5 बटे कितना 1। एक और बात सुन लीजिए, यहाँ x के गुणांक को अपने को अपॉन में लिखना है, रेशियो में लिखना है। तो x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक -3, तो 1 बटे -3, y का गुणांक 2 और यहाँ y का गुणांक -6, तो 2 बटे -6, और यहाँ अचर पद 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 बटे 1। अब हम लोग क्या इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, तो देखो 1 बटे -3 बराबर 1 बटे -3 और 5 बटे 1, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो हम लोगों को पता है फार्मूला कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो, b1 बटे b2 बराबर नहीं हो, c1 बटे c2। तो देखो 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, और ये वाला किस में जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन आपका बी वाला राइट होगा, कोई हल नहीं इसका। ठीक है, तो इस टाइप से उसने क्वेश्चन पूछे थे। चलिए नेक्स्ट उसने पूछा था द्विघात बहुपद दे रखा है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये द्विघात बहुपद है। उसने पूछा था कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, और ऑप्शन दे रखे थे ए बी बटे ए, बी दे रखा था ए बटे बी, और सी दे रखा था माइनस बी बटे ए, और डी ऑप्शन दे रखा था माइनस सी बटे ए। ये चार ऑप्शन उसने दे रखे थे। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा इसमें कि कौन सा वाला। तो इसके लिए अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। दो अपने पास फार्मूले होते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। तो योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा डॉट बीटा का सूत्र होता है सी बटे ए। तो उसने पूछा है यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा धन बीटा की फार्मूला होता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे मतलब सी वाला ऑप्शन अपना राइट इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने पूछा है अगला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इसका विविक्त कर पूछा है। क्या पूछा है? विविक्त कर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। विविक्त कर का मान कितना होगा? ऑप्शन दे रखा है, ए में दे रखा है उसने 4, बी में दे रखा है 2, सी में दे रखा है 0 और डी में दे रखा है 1। तो हम लोग को विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता होगा तो ये चीज़ आसानी से हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये वाला तो हो गया आपका ए, ये वाला हो गया आपका बी, और ये वाला हो गया आपका सी। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये ए का काम करेगा, ए का काम कितना करेगा? 1 करेगा, बी का -4 और सी का 4। अब फार्मूले में क्या है? बी का स्क्वायर, तो -4 का क्या करना? स्क्वायर। तो -4 बी का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4ac। तो क्या करना है? ये ए का मान है और ये सी का मान है। इसमें किसका गुणा? 4 का। तो इसमें और इसमें इंटू किसका? 4 होता है, 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो 16 माइनस 16 मतलब 0। तो ऑप्शन कौन सा वाला? सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए। चलो अगला ऑब्जेक्टिव है, उसने पूछा इसमें वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ए 1, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 3 और डी दे रखा है 0। तो देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, या किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के किसी बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा मतलब तो वृत्त का ये बिंदु है। अब इस पर स्पर्श रेखा कितनी होगी? 1। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। वृत्त क्या है कि असंख्य बिंदुओं का समुच्चय है। तो बहुत सारे बिंदु मतलब यहाँ खींचेंगे तो भी 1, फिर यहाँ खींचेंगे तो भी 1, यहाँ खींचेंगे तो भी 1, यहाँ खींचे। किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वृत्त के किसी बिंदु पर, एक बिंदु की बात कर रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचेंगे स्पर्श रेखा की संख्या तो कितनी होगी? 1 होगी। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला इसने पूछा है कि 0, 5 और -5, 0 इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5√2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2√5 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 2। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये और ये इन पॉइंट्स को हम लोग जो है बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी निकालनी है तो रूट में, ठीक है, इसको चाहो तो x1 y1 x2
y2 मान लो, ठीक है। तो फार्मूला बनता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 तो x2 कौन है -5 और x1 कौन है 0, तो -5 में से 0 को घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। y2 कितना है 0, तो y2 0 है और y1 कितना 5, तो 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 25 हो जाएगा आपका रूट में 50 और 50 को 5√2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5√2 कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए चलिए ये हो गए। अगला उसने पूछा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में उसने पूछा आपसे कि HCF AB क्रॉस LCM AB बराबर, फिल इन द ब्लैंक्स, से पहला पूछा। दूसरा उसने पूछा है समीकरण, समीकरण में दे रहा है उसने समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x की वैल्यू अगर 3 हो तब y बराबर खाली स्थान, ठीक है। तीसरा उसने दिया इसमें एक बहुपद जिसकी घात 3 है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान कहलाता है, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान कहलाता है। चौथा इसने पूछा है यदि प्रथम पद a, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर D हो तब nवा पद खाली स्थान, ठीक है। प्रथम पद A दिया, सार्वंतर D दिया है और उसने पूछा nवा पद कितना होगा। फिर पांचवा उसने दिया है ऑप्शन में प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होता है, ठीक है। फिर अगले में पूछा उसने छठे में एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे खाली स्थान कहलाती है, ठीक है। फिर अगला पूछा सातवां उसने त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान, ठीक है। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव उसने पूछे हैं, तो इन 7 को हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहले उसने पूछा आपसे HCF AB और LCM। तो सबसे पहले पता होना चाहिए HCF और LCM का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF गुणित LCM बराबर होता है AB, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहले संख्या गुणित दूसरी संख्या या पहला बहुपद गुणित दूसरा बहुपद। तो HCF और LCM का अगर गुणा करेंगे तो वो जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यदि x + y बराबर 8 में x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ
3 है तो y की कितनी होगी, तो 8 में से 3 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, अगर बहुपद की घात 3 है, जैसे x बहुपद है, x की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, तो क्या बोलेंगे, वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है। फिर यदि प्रथम पद a, प्रथम पद क्या है a और सार्वंतर क्या है d, तो इसका nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। nवें पद का सूत्र होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। फिर अगला उसने बोला प्रत्येक वर्ग, जितने भी वर्ग आप लोग, ये वर्ग और ये वर्ग समरूप, ये वर्ग समरूप, सभी के रूप समान है ना, लेकिन उनके जो है क्षेत्रफल अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रत्येक वर्ग कैसा होगा, समरूप हो गया, सिमिलर होगा। ठीक है। अब एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, एक रेखा, ये कोई वृत्त है, इसको एक रेखा 2 बिंदुओं पर काट रही है, ये रेखा है कोई भी, ये एक यहाँ काट रहे हो, ये यहाँ काट रहे, तो इस रेखा को बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है। फिर उसने बोला आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, अगला उसने पूछा है सही जोड़ी, सही जोड़ी बनानी है। ठीक है। तो सही जोड़ी में देखिए हम लोग लिख लेते हैं पहले, सही जोड़ी, सही जोड़ी बनाना है। पहला उसने दिया इसमें सेक 90 माइनस थीटा, दूसरा दिया उसने कॉस थीटा, तीसरा दिया उसने साइन 0, चौथा दिया कॉस 0, पांचवा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, छठा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये 6 दे रखे हैं और सामने ऑप्शन भी दे रखा है, पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा उसने दे रखा है 1/सेक थीटा, चौथा दे रखा उसने कोसेक थीटा, पांचवा दे रखा उसने साइन थीटा, छठा है सेक थीटा और सातवां दे रखा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है, तो हम लोगों को इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो ज़रा देख लीजिए। ठीक है। कैसे सोल्व करना वो देखिए। इसमें क्या है कि हम लोगों को उसने 6 जो है विकल्प दे रखे और सही जोड़ी में उसके आगे 7 आंसर है आपके सामने, तो हम लोगों को इसमें चूज करना है कि कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेक का पूरक जो त्रिकोणमिति अनुपात में जो वैल्यू होती है सेक की होती है कोसेक। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। किससे मैच करेगा ये, कोसेक थीटा। तो सेक की क्या होगी, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। फिर सेकंड में वो बोल रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा का मतलब होता है 1/सेक, कोस थीटा का उल्टा। तो क्या होगा कोस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा। फिर साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, टेबल से हम लोग देख सकते हैं 1 होती है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में मैंने जो है त्रिकोणमिति सारणी के वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनके क्या मान होते हैं,
हाँ, पूरा त्रिकोणमिति का एक जो है वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर 1 + tan स्क्वायर, तो हम सभी को पता है कि tan स्क्वायर थीटा है वो सेक से रिलेटेड है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो इसका मतलब रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा का रिलेशन किससे, सेक थीटा से होता है। तो इसका रिलेशन किससे होगा, सेक थीटा से होगा। तो सामने इसके हो जाएगा सेक थीटा। फिर √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इसका मतलब इसका रिलेशन किससे होता है, साइन थीटा से। तो √1 - cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन किससे होगा, साइन थीटा से। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। तो ऐसे हम लोगों को अगर त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो हम लोग जो है 6 में से 6 अंक आराम से ला सकते हैं, क्योंकि सामने आंसर दे रखे, केवल मैच करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंटली जो है सॉल्व करें इसको, पक्का आंसर आएगा आपके। बस आप जो है इस त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात है उसमें पिछला वीडियो देख लें आप लोग, तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आप इसको सॉल्व करना, तो बड़े आराम से आपके आंसर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट है चौथा है एक वाक्य में आंसर इसमें देना है। ठीक है, तो एक वाक्य में आंसर देना है। पहला इसने दे रखा है, सारा देख लीजिए आप लोग। पहला है इसका, यदि A बराबर BQ हो, यदि A बराबर BQ हो, तब A व B में संबंध, तो ये बताया। सेकंड बताया, यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं और A ≠ = 0, A बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण, तब द्विघात समीकरण क्या होगा, किस रूप का होगा, किस रूप का होगा। ठीक है, तीसरा, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम। चौथा ऑप्शन दिया इसने, मूल बिंदु से XY की दूरी, मूल बिंदु से XY की दूरी। पूरा क्वेश्चन आप लोग जो है पेपर में पढ़ सकते हैं, पिछले साल का पेपर देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। छठा दिया है, एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। सातवां, PE + PE बार का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने हम लोगों को ऐसे ये 7 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ठीक है, तो इन 7 ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को व्यवस्थित पढ़ना है और सॉल्व करना है।
देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन उसने पूछा, यदि ए बराबर बी क्यू हो तब ए व बी में क्या संबंध है। तो मतलब सीधा सा ये है कि यूक्लिड की जो प्रमेय है वो क्या बताती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मतलब शेषफल, और आर इसमें नहीं है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आर अगर 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू। मतलब सीधा सा है कि ए बराबर बी क्यू अगर लिख रखा है तो इस कंडीशन में उसने आर को क्या माना है, 0। मतलब सीधा सा है कि इन दोनों में ये जो इक्वेशन बनती है इसमें क्या होता है कि ये जो ए वाला है, इस ए में हम लोग बी का भाग देंगे। तो सीधा सा है कि शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि बी का ए में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। और अगर शेषफल 0 आता है इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो बी है वो ए का कोई ना कोई गुणनखंड है ना, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि बी का ए में भाग देने पर शेषफल बराबर 0 होगा। ये रिलेशन है इसमें, या यूँ कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का गुणनखंड है, ठीक है। दूसरा, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप। तो द्विघात जो समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो पहला ये हो गया। हालांकि इसको जो है आपको जो है व्यवस्थित ढंग से पढ़ के लिखना है, ठीक है। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कौन सा प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो प्रमेय का नाम क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। तो मूल बिंदु मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा, मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां एक्स और वाई दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की भी 0 होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु। तो उसने बोला है कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी का सूत्र सभी को पता है, रूट में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी उसने बोला इसको हम लोग x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले। तो x2 में से x1 मतलब x में से 0 घटाएंगे तो x ही आएगा, और पावर 2 है तो x² प्लस y2 माइनस y1, y2 ये वाला y है, y में से y1 मतलब 0 घटाएंगे तो y में से 0 को घटाएंगे तो y बचेगा, और y की पावर कितनी, 2। तो आंसर क्या आएगा इसमें, रूट में x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से x y पॉइंट्स की दूरी हो जाएगी। फिर अगला उसने पूछा इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हम लोग बहुलक, ठीक है। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसको बहुलक बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या बोलेंगे उसको, तो ये बोलेंगे हम लोग बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है, ऐसे वर्ग को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्लियर। अब अगला, एक असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना मतलब होता है ऐसी घटना जो नहीं हो सकती। जैसे हम लोगों ने सिक्के को उछाला और पूछा जाए आपसे कि एक सिक्के पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप सभी को पता है कि सिक्के पर हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जो घटना होती है जिसमें हम लोगों से ऐसा बोला, जैसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि एक ताश की गड्डी, उसमें 5 इक्के आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ताश की गड्डी में 4 इक्के होते, 5 इक्के नहीं होते, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, ठीक है। फिर उसने बोला है PE प्लस PE बार, मतलब सीधा सा है कि किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा, तो 1। PE प्लस P0E बराबर कितना होता है, 1, क्योंकि किसी भी घटना जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और उसने बोला है डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी घटना के होने या न होने की संभावना को प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, मतलब निश्चित घटना है वो। तो PE प्लस PE0 या PE बार का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, एक शब्द वाले क्वेश्चन को भी बड़े आराम से कर सकते हैं।
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बिना डर के। अगर आप लोग पेपर को देख के डरेंगे तो फिर आपको जो आता होगा वो भी आप लोग जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर की वजह से क्या होगा कि आप लोग जो है जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोग जो है उनको कर नहीं पाएंगे। तो आप बिल्कुल कूल होके और आराम से क्वेश्चन को पढ़े और उसका आंसर दें, तो आप लोग जो है पूरा उसको सोल्व कर पाएंगे पेपर को और आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सत्य असत्य, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को देख लेते हैं हम लोग। पहला उसने पूछा ट्रू फॉल्स में कि फर्स्ट में पूछा है ट्रू फॉल्स सत्य असत्य। सत्य असत्य में पूछा गया है कि जो है x -1 में x का मान 0 और 1 है, 0 व 1 है। दूसरा ऑप्शन उसने पूछा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद, 10वां पद -17 है। तीसरा ऑप्शन पूछा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। चौथा ऑप्शन में उसने पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन πr² h होता है। फिर पांचवें में पूछा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होगा, ये बोला है। छठे में बोला है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, इस टाइप से चलिए देखिए उसने बोला x -1 में x का मान 0 व 1 है, तो ये दोनों गुणनखंड है और प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होता है। तो गुणनखंड यहाँ पे 2 है, पहला गुणनखंड x है और प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होता है। कोई भी गुणनखंड हो वो 0 के, तो पहला x है उसको 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा x -1 है, x -1 को 0 के बराबर और माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 का मान आएगा इसका। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही और एक 1 आ रही, तो x की वैल्यू 0 आ रही और 1 आ रही, इसका मतलब ये क्या है सत्य है या ट्रू है। क्लियर। दूसरा, इस श्रेणी का 10वां पद -17 है, ऐसा उसने बोला है। तो इस श्रेणी में ये वाला है, ये तो हो जाएगा a प्रथम पद, और डिफरेंस कितने का है 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, और कौन सा पद 10वां पद n बराबर 10। ठीक है, देखिए प्रथम पद कितना है 10, डिफरेंस कितने का है, श्रेणी चूंकि घट रही है, पद घट रहे, 10 के बाद 7 आ रहा है, तो श्रेणी क्या और कम हो रही है या पद कम हो रहा है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है इसका वो काय में आएगा, माइनस में आएगा, सार्वंतर माइनस में आएगा। अब फार्मूला क्या है इसका, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है, a है आपका 10 प्लस n कितना 10 -1 इंटू डी कितना है -3। अब 10 तो ऐसा से 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,
और 9 तिया 27 का है कि माइनस के माइनस 27, तो 10 में से माइनस के 27 तो माइनस के 17। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? सत्य। क्लियर। फिर अगला उसने बोला समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सदैव बराबर होते हैं। हम लोगों को सभी को पता है कि जो सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल, मान लो ये सर्वांग सम आकृति है, ये वर्ग सर्वांग सम है और ये भी वर्ग सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का कंसेप्ट ये है कि उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब समरूप में क्षेत्रफल बराबर हो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी सर्वांग सम होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते हैं। लेकिन सर्वांग सम का मतलब होता है कि मान लो ये आकृति और ये आकृति, ये सर्वांग सम है, दोनों आकृतियाँ कैसी है? सर्वांग सम है, जिनके माप तो एक जैसे हो लेकिन उनके क्षेत्रफल अलग अलग हो। ठीक है, तो मतलब सीधा सा है कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप है, दोनों आकृतियाँ समरूप है, लेकिन ये छोटी और ये बड़ी है तो इनके क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते। उसने बोला समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य है। अगर इसकी जगह सर्वांग सम होता तो सत्य होता, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल, सर्वांग सम का मतलब होता है जिनके एरिया बराबर हो, जिनके क्षेत्रफल बराबर हो, ऐसी आकृतियाँ होती है सर्वांग सम। सर्वांग सम का कंसेप्ट क्या है? ऐसी आकृतियाँ जिनके क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर मतलब सर्वांग सम। लेकिन समरूप का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल बराबर हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर है तो भी सर्वांग सम है और सर्वांग सम है तो समरूप है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर नहीं है फिर भी वो समरूप तो होगा। ठीक है, अगला शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने क्या दे दिया? ये वाला दे दिया, और ये तो बेलन का आयतन है, मतलब उसने असत्य बोला है। अगला अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3, और इसने 4/3 पाई आर की घात 3, और ये तो गोले का सूत्र है। इसका मतलब ये भी क्या बोला है? असत्य। और ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, माध्य निकालो। अगर माध्यिका में 3 का गुणा करो, माध्य में 2 का गुणा करके उसमें बहुलक को जोड़ दो तो वो जो है हमेशा बराबर आएंगे। तो ये सत्य है, कंसेप्ट है, तो सभी को पता है। माध्यिका के में 3 का गुणा करो, ठीक है, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है, तो 3 माध्यिका जो होती है वो 1 बहुलक और 2 माध्य के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।